जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। अध्याय 9। अवचेतन मन और आदतें, अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। अरस्तु ने कहा है, हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उनके मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वह बदकिस्मत है, वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। यह सच नहीं है। अगर आप जांचे परखे तो पाएंगे कि जाने या अनजाने सफल लोग अपने हर काम से सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को अस्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों को ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद ब खुद होने लगती हैं। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की के असली हकदार वही हैं। किसी चीज़ की आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। संकट के समय में साहस दिखाना, लालच के सामने आत्मसंयम दिखाना, दुख के घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होगा। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुण की प्रैक्टिस नहीं की होती। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है। तीसरी बार थोड़ा और, फिर यह एक आदत सी बन जाती है। सफलता की फिलॉसफी है, कायम रहें और संयम रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। इंसान की फितरत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत भी। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। खुद से और दूसरों से ईमानदारी या बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती हैं। अब यह फैसला हमें करना है कि
इनमें से किसकी प्रैक्टिस करेंगे? हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। किसी ने कहा है, हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी आदतें डालें। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है। यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या फिर निश्चयपूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे। हम आदतें कैसे बनाते हैं? किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाती है। हम काम करके ही सीखते हैं। साहस भरा व्यवहार करने से हम साहस सीखते हैं। ईमानदारी और निष्पक्षता की प्रैक्टिस से हम इन गुणों को अपना लेते हैं और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से हम इनमें निपुणता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बेईमानी, गलत व्यवहार या अनुशासन की कमी जैसे बुरी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में निपुण हो जाते हैं। हमारी नज़रिया हमारी आदत बन जाती है और हम वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। वे हमारी सोच बन जाते हैं और फिर हमारे व्यवहार की दिशा निर्धारित करने लगते हैं। आदी होना। किसी चीज़ का आदी बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग के घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इनका एक मशहूर उदाहरण पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग है। रूसी वैज्ञानिक पावलोव कुत्तों को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्ते के मुंह में लार भर आती है। पावलोव अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा, पर कुत्ते के मुंह में लार भर आई, क्योंकि वे घंटी बजने के साथ खाना पाने की आदी हो चुका था। हमारी अधिकतर व्यवहार चीज़ों या माहौल का आदी बन जाने का नतीजा होता है। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीज़ों का अभ्यस्त या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमें स्वयं को अच्छी चीज़ों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद ब खुद होना चाहिए। यदि हम कोई सही चीज़ सचेत ढंग से करना चाहते हैं तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बेल्ट होल्डर भी गुस्सा मारने और वार रोकने जैसे साधारण एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि जब उन्हें इन कलाओं की ज़रूरत पड़े तो वे इनका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सकें। पेशेवर लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी चीज़ों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं, पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। अच्छी आदतों का अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है।
बुरी आदतें अपनाना आसान है मगर उनके साथ जीना मुश्किल है। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। जरा सोचिए कि उसी हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वह खूंटे को आसानी से उखाड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं। वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आज़ाद हो सकता है, मगर अब वह कहीं नहीं जाता क्योंकि वह बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। हम पर जाने अनजाने इन चीज़ों का असर पड़ता चला जाता है। जैसी किताबें हम पढ़ते हैं, जैसे फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं, जैसा संगीत हम सुनते हैं, जैसी संगति में हम रह रहे हैं। गाड़ी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुने और एक ही दिन टेप रिकॉर्डर खराब हो जाए तो अंदाज़ा लगाइए कि हम कौन सी धुन गुनगुना रहे होंगे। पागलपन की परिभाषा यह है कि एक ही काम को बार बार किया जाना, लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उम्मीद रखना। अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज़ काम नहीं कर रही है उसे कैसे भुलाया जाए और उनके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। गीगो सिद्धांत। कंप्यूटर का गीगो सिद्धांत कहता है, गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। हम जितने डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। टेलीविज़न ने हमारे नैतिक मूल्यों, सोचने के ढंग और संस्कृति पर काफ़ी हद तक अच्छा या बुरा असर डाला है। जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी और फ़ायदेमंद सूचनाएं दी है, वही यह हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है। इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। 18 साल की उम्र में जब बच्चे टेलीविज़न पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं, विज्ञापन दाता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। किसी बड़ी घटना के दौरान कंपनियां 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए लगभग $10 लाख खर्च करती हैं। यकीनन उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। हम किसी खास ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक या टूथपेस्ट का विज्ञापन देखकर सुपरमार्केट से उसी को खरीद लाते हैं। दरअसल हम सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं, क्योंकि इसलिए कि हमारे दिमाग को उसी ढंग से ढाला गया है और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं या रेडियो पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो हमारा चेतन मन उस पर भले न गौर कर रहा हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला होता है और हम प्राप्त होने वाली हर उस चीज़ को स्वीकार कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी टीवी से बहस की है? जाहिर सी बात है नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं और रोते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाला गया
भावनात्मक इनपुट भावनात्मक आउटपुट के रूप में फौरन बाहर आता है। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। चेतन और अचेतन मन। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है। यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देगा। हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। इन दोनों में से अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है, यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। अवचेतन मन हमें फायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पौधे लगाते हैं। यह निरपेक्ष है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वह घास फूस से भर जाएगा। मैं तो एक और कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी घास फूस उग ही जाएंगे। इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकने का सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। हम आदी कैसे बनते हैं? सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा? इसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं। यह वह स्तर है जब हम यह नहीं जानते कि हम उस काम को नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है, न कि वह साइकिल चला सकता है। वह अवचेतन अयोग्यता का स्तर है। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता कहलाता है। यह ऐसा स्तर होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान जाता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वह खुद नहीं चला सकता। इसलिए वह चेतन तो है मगर अयोग्य है। फिर वह साइकिल चलाना सीखता है। यह तीसरा स्तर है जो चेतन योग्यता कहलाता है। अब वह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे उस प्रक्रिया के बारे में सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य है। चौथा स्तर अवचेतन योग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छी तरह से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोगों से बातें कर सकता है और दूसरों को हाथ से इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। हम अपनी सभी अच्छी आदतों को इसी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। दुख की बात है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारी अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाती हैं और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती हैं। कुदरत खालीपन को भर देती है। मेरे 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा, यह खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदें, लॉन की फीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी रख लिया है। यह सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा, यह किस चीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है?
तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे। वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए, यह सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का महत्व समझ लिया, नहीं तो वे बुरी चीज़ों की तरफ मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। या तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा, इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है, वह एक अस्थायी कमी बन जाती है। खुद से ये सवाल करें, क्या आप अपने काम की क्वालिटी को गिरने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या ईर्ष्या और अहंकार आपके अस्थायी साथी हैं? क्या दूसरों के मनोभावों को महसूस करने की क्षमता आप में कम है? हमारा निर्माण आदतें करती हैं। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए, ताकि बड़े होने पर वो हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। वैसे इसकी शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर अच्छा या बुरा तजर्बा कुछ न कुछ फर्क पैदा करता है। नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर अच्छी आदतों एक बार सीख ली जाए तो जीवन को नए मायने देती हैं। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए करते हैं। जब तक नफ़ा नुकसान से ज़्यादा होता है, तब तक हम उस आदत को जारी रखते हैं, मगर जब नुकसान नफ़े से ज़्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब डॉक्टर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से मना करता है तो वह जवाब देता है, मैं नहीं छोड़ सकता, यह एक आदत है जिसमें मुझे मज़ा आता है, और वह सिगरेट पीना जारी रखता है। जहाँ मज़ा दर्द से ज़्यादा है, और जब एक दिन वह एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है, जब डॉक्टर कहता है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सिगरेट पीना इसी वक्त बंद कर दीजिए, और वह उसी समय सिगरेट पीना छोड़ देता है, क्योंकि अब नुकसान नफ़े से ज़्यादा है। बदलाव का विरोध। जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं? उनके न बदलने का कारण यह है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं। अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मज़ा आता है वह बदलाव के दर्द से ज़्यादा होता है। उनमें शायद बदलाव की इच्छा की कमी हो, बदलाव के लिए ज़रूरी अनुशासन की कमी हो, अपने आप को बदल पाने के विश्वास की कमी हो, बदलाव की ज़रूरत के बारे में जानकारी की कमी हो। ये सारी बातें हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती हैं। हम सबको एक चुनाव करने का हक है। हम बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए यह आशा कर सकते हैं कि इससे हमें खुद ब खुद छुटकारा मिल जाएगा। यह शुतुरमुर्ग का तरीका हुआ, या इसका मुकाबला करके इस पर पूरी जिंदगी के लिए काबू पा सकते हैं। बेबुनियादी डर और अपनी आरामदायक जिंदगी के दायरे से बाहर निकलकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है।
याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को न बदलने के बड़े आम बहाने नीचे लिखे हुए हैं। हम लोग हमेशा इसी तरह करते आए हैं। हमने इस तरह कभी नहीं किया है। यह मेरा काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अच्छी आदतें डालें। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की ज़रूरत है, तो व्यवहार बदलने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बूढ़े कुत्ते को नहीं, कलाबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती। यह कहावत गलत है। हम लोग कुत्ते नहीं, इंसान हैं और हम कलाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम बुरी और नुकसान पहुंचाने वाले आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो सफल लोग करना नहीं चाहते। जो असफल लोग करना नहीं चाहते और नहीं करते हैं, जरा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये वही काम है जिन्हें सफल लोग भी करना नहीं चाहते, लेकिन वे फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पे, असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे, असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत। एक खिलाड़ी रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करने का अनुशासन न तो चाहता है न ही पसंद करता है, फिर भी ऐसा नियमित रूप से करता है। नापसंद करते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाते। सभी आदतें बहुत छोटे रूप से शुरू होती हैं, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई अच्छी आदतों को अपनाया जाए। बुरी आदतों को न अपनाना उन पर काबू पाने से आसान है। अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती है। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी आदतें हैं। उम्दा या अच्छा होना सचेत मन से तब तक किया गया लगातार प्रयासों का नतीजा होती है, जब तक कि अच्छा व्यवहार और नज़रिया आदत का रूप नहीं ले लेते। आत्म सुझाव क्या है? आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं, उस सोच को वर्तमान काल से कहे जाने को ही आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव उस इश्तिहार की तरह होता है जो आप अपने बारे में खुद अपने लिए लिखते हैं। ये आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करता है, जिसका असर आपके नज़रिए और व्यवहार पर पड़ता है। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मन चाहे साँचे में ढालने का एक तरीका है। आत्म सुझाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण: मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। जब हम बुरे आत्म सुझावों के बारे को बार बार दोहराते हैं, तो तब हमारा अवचेतन मन उन पर विश्वास करने लगता है और ये असलियत न बनकर जीवन में उतर आते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद को यह आत्म सुझाव देता है कि मेरी याददाश्त खराब है, तो किसी नए व्यक्ति से मिलने पर वह उसका नाम याद रखने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद से कहता है मेरी याददाश्त तो कमज़ोर है, इसलिए याद करने की कोशिश बेकार है।
ऐसी हालत में वह नए आदमी से दोबारा मिलने पर उसका नाम सचमुच याद नहीं रख पाएगा और वह अपने आप से फिर कहेगा मेरी याददाश्त कमज़ोर है। यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो खुद ब खुद सच बन जाती है। एक व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो वह इसके अवचेतन मन में गहराई में बैठ जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच मान लिया जाता है। आत्म सुझाव सकारात्मक वक्तव्य क्यों होने चाहिए? ताकि हम अपने दिमाग में उस चीज़ की तस्वीर न बनाएं जिसे हम नहीं पाना चाहते, बल्कि वह तस्वीर बनाएं जिसे पाना चाहते हैं। कोई भी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है तो असलियत का रूप ले लेती है। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का सिलसिला है। एक इंसान जब कुछ वाक्यों को काफ़ी समय तक दोहराता है तो वह उन्हें अपने अवचेतन मन की गहराई में बैठा देता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं शांत और धीर हूँ, तो आप किसी भी हालत में खुद को शांत और धीर महसूस करेंगे। आत्म सुझाव की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। यह मत कहिए मैं कितना अव्यवस्थित व्यक्ति हूँ। इसके बजाय यह कहिए मैं कितना व्यवस्थित व्यक्ति हूँ। आत्म सुझाव में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने पर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम यह नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो आप संभावना है कि आपके दिमाग में नीले हाथी की छवि फौरन उभर आएगी। सकारात्मक वाक्य इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है, न कि शब्दों के रूप में। जब मैं कहता हूँ माँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? माँ की तस्वीर या उसकी स्पेलिंग? वर्तमान काल में ही क्यों? क्योंकि हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे, माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा 9:30 बजे तक घर आ जाए, लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लौटा और अब 1 बज रहा है। माँ बाप के मन में क्या चल रहा है? वे दुआ कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो। वो खुद से कह रहे होते हैं मैं आशा करता हूँ कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी। फिर भी क्या होता है? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह एक काल्पनिक अनुभव है। सच्चाई यह हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मौज मस्ती में मशगूल हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। अब परिस्थिति को उल्टा करके देखें। मान लें कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वह वास्तव में 9:30 बजे घर आने वाला था, मगर एक दुर्घटना का शिकार हो गया और 1 बजे तक घर नहीं पहुंचा। और माँ बाप के ब्लड प्रेशर का क्या हाल हो रहा होगा? वह फिर भी बढ़ेगा। पहली हालत में अनुभव काल्पनिक था और दूसरी में वास्तविक, मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा था। हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क महसूस नहीं करता। अवचेतन मन को तैयार करें। हम आत्म सुझाव का इस्तेमाल बुरी या गलत आदतें छोड़ने और सही या अच्छी आदतों डालने के लिए कर सकते हैं। हम सभी आत्म सुझाव का जाने अनजाने इस्तेमाल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर, आपको जब सुबह की फ्लाइट पकड़नी होती है तो सोते वक्त आप खुद से कहते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है और आप सदा उठ भी जाते हैं। हमारा तैयार अवचेतन मन हमें जगाने का काम करता है। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। बार बार दोहराने की काफ़ी नहीं है,
बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ भावनाओं और एहसास का संयोग भी होना चाहिए। बिना कल्पना के आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारे मन को कोई आत्म सुझाव जब पहली बार दिया जाता है तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। क्यों? चूँकि यह विचार अजनबी होता है, इसलिए हमारे सोचने के ढंग के उल्टा होता है। सफलता इस सिलसिले को पूरे मन से बार बार दोहराने की हमारी काबिलियत पर निर्भर करती है। कल्पना। हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। कल्पना और आत्म सुझाव दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है और वह बेअसर होगा। नतीजे पाने के लिए आत्म सुझाव से इच्छाएं और भावनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। चेतावनी। पहली बार में आत्म सुझाव मन को स्वीकार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह एक अजनबी विचार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर पिछले कुछ सालों से मेरा विश्वास रहा है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है और अब अचानक मैं अपने आप से कहता हूँ मेरी याददाश्त बहुत अच्छी या तेज़ है, तो मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा और वह कहेगा तुम झूठे हो, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। मेरे मन को इसी पर विश्वास था। इस विचार में 21 दिन लगेगा। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेत ढंग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको कोई ऑडियो टेप 21 दिन तक लगातार सुनना हो और आपका प्लेयर उसी बीच टूट जाए, तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसी धुन सुनाई देगी। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 21 दिनों की सचेत प्रैक्टिस जीवन को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी कीमत है नहीं, लेकिन इस पर अमल प्रतिबद्ध लोग ही कर पाते हैं। यह लगता तो सरल है, मगर इसे करना आसान नहीं है। फिर भी आप इसे आजमा सकते हैं। अपने आत्म सुझावों को हकीकत में बदलने के लिए अगले सेक्शन में दिए गए तरीकों पर अमल करें और अपने आत्म सुझाव को असलियत में बदलें। अपनी अच्छी आदतें डालने का 21 दिन का फार्मूला। आत्म सुझाव को असलियत में बदलें। एक ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको कोई बाधा न पहुंचाए। अपने आत्म सुझाव की एक लिस्ट बनाएं। ये सकारात्मक और वर्तमान काल में हो। आत्म सुझावों को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। एक बार सुबह और एक बार रात में। सुबह मन शांत, धैर्यवान, ताजगी भरा और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। आप इन आत्म सुझावों को छोटे छोटे स्टिकरों पर लिख सकते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर लगा दें जहां आपकी निगाह दिन भर पड़ती रहे, जैसे कि आपके बाथरूम का शीशा, आपकी कार का डैशबोर्ड, आपके रोज की कार्यसूची या आपकी डैशबोर्ड का ड्रायर। आत्म सुझावों को पूरे दिन देखते रहने से आपको इन्हें बार बार दोहराने का अवसर मिलेगा। सिर्फ आत्म सुझाव नहीं करेगा, इसके साथ ही कल्पना भी जरूरी होगी। इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं, तब तक कि यह एक आदत न बन जाए। धन्यवाद।